Welcome to my YouTube channel Vishal R Yadav. This is Vishal Yadav. So, students, today's topic is what? Class 11th Physics Part 1 Syllabus Overview. तो हम इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे? फिज़िक्स के पार्ट 1 बुक की क्या सिलेबस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी वेस्टिंग द टाइम. सो chapter number first is what? Physical world. So in this physical world chapter we will learn what is physics ना. अब फिज़िक्स क्या होता है, फिज़िक्स की डेफिनेशन पढ़ेंगे. तो मैं आपको सिंपली जो मुझे पता है वो मैं आपको बताता हूँ. तो जो फिज़िक्स है ना, इट इज़ द लॉज एंड प्रिंसिपल्स. व्हाट? इट इज़ द लॉज एंड प्रिंसिपल्स. व्हाट? It is the laws and principles that governs the universe. Na? I repeat, it is the laws and principles that governs the universe. And it also tell us why and how things behave as they do. Okay? फ्यूचर ऑफ थिंग्स. फ्यूचर ऑफ थिंग्स कैसे? जैसे अब देखो, रेनबो को जो 7 कलर्स होते हैं ना, वो भी किस पे डिपेंड करता है? ये भी हमारा फिज़िक्स ही है, ठीक है. और फिर उसके बाद मैं आपको बता दूँ तो जो लाइट होती है उसमें 7 कलर्स हैं, उसमें भी फिज़िक्स है. फिर उसके बाद जब हम एक स्पेक्ट्रम रखते हैं, फिर उसके बाद वो स्प्लिट होता है 7 कलर्स में, वो भी फिज़िक्स है, ठीक है. और क्या फिज़िक्स है? जैसे अब आप ना, जैसे वो क्या बोलते हैं इसको, ग्लास में ऐसे नींबू डालोगे तो उसको अगर आप साइड से देखोगे ना तो वो नींबू थोड़ा सा ऊपर दिखेगा. तो फिर कॉइन डालो, वो भी क्या आता है, साइड से क्या दिखता है? ऊपर दिखता है. तो वो किसकी वजह से दिखता है? रिफ्रैक्शंस की वजह से. वो भी क्या है? उसमें भी फिज़िक्स है. तो व्हाट? फिज़िक्स इज़ व्हाट? फिलॉसफी ना. फिज़िक्स इज़ व्हाट? फिलॉसफी ना. अब आती है नेक्स्ट टॉपिक इज़ व्हाट? स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिज़िक्स ना. स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिज़िक्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे ये चैप्टर में. अब मैं अभी क्या है कि इसका मैं बस ओवरव्यू कर रहा हूँ, ठीक है. हाँ, इसमें बस मैं ओवरव्यू कर रहा हूँ. अभी डिटेल में पूरे टॉपिक्स को मैं अभी आने वाली अपने नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ाऊँगा और एकदम डिटेल वे में पढ़ाऊँगा, ठीक है. अभी मैं ओवरव्यू ले रहा हूँ कि मतलब हमको पढ़ना क्या है, ठीक है. फिर उसके बाद फिज़िक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे. मतलब पूरा फिज़िक्स फिज़िकल वर्ल्ड के बारे में ही है, ठीक है. फिर उसके बाद फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, जो हमारे फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स. फिर उसके बाद ये आपका कौन सा फोर्स होता है, मैं आपको बताता हूँ. क्लियर फोर्स. तो बहुत सारे फोर्सेस जो हैं वो हम पढ़ेंगे. अब नेचर ऑफ फिज़िकल लॉज ना, ये भी हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में. तो ओवरऑल इस चैप्टर का वेटेज जो हमारा होता है ना बोर्ड एग्ज़ाम में और जेईई नीट में, ये इसका वेटेज बहुत ही कम होता है, ना के बराबर होता है. तो इसको स्टूडेंट्स क्या करते हैं? स्किप. मोस्ट जो स्टूडेंट होते हैं ना वो इसको स्किप कर देते हैं. तो जो नेक्स्ट चैप्टर आपका आता है कौन सा? यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स. सो स्टूडेंट्स, इन दिस चैप्टर विल लर्न इंट्रोडक्शन अबाउट यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स. इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़ेंगे, ठीक है. अब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है? जो आप लोग जैसे जैसे फोर्स का क्या होता है? न्यूटन होता है, ठीक है. फोर्स का न्यूटन होता है, प्रेशर का पास्कल होता है, ठीक है. तो ये सब जो है वो क्या है? एसआई यूनिट है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स. ओके. अब आती है मेज़रमेंट ऑफ लेंथ. अब मेज़रमेंट ऑफ लेंथ को कैसे मेज़र किया था वो तो सबको पता ही है ना, किस में? मीटर में किया जाता है. फिर उसके बाद आता है मास को किस में किया जाता है? बोल सकते हो केजी में किया जाता है, ठीक है. और बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होती है मास में और वेट में ना. तो जो मास होता है वो केजी में होता है और जो वेट होता है वो न्यूटन में मेज़र होता है. ये मैं क्लियर कर दे रहा हूँ आपका. जो मास होता है ना वो आपका केजी में होता है और जो वेट होता है वो न्यूटन में होता है, ठीक है. अब आती है बात मेज़रमेंट ऑफ टाइम. टाइम का तो जो मेज़रमेंट होता है वो क्या होता है? किस में होता है? सेकंड में. तो उसी चीज़ को हम क्या एकदम डिटेल्ड वे में पढ़ेंगे, ठीक है. अब उसके बाद आती है नेक्स्ट टॉपिक इज़ एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स एंड एरर्स इन मेजरमेंट्स. तो ये सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है. इसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर्स है. फिर इसके बाद डायमेंशंस ऑफ किसका? फिजिकल क्वांटिटीज़ का. अब ये फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या है, ठीक है.
अब दोज क्वांटिटीज़, अब क्या बता दूँ, मैं बता रहा था आपको, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अब आती है बात किसकी, मैं आपको पढ़ा रहा था कौन सा, हाँ, क्या फिजिकल क्वांटिटीज़ ना। फिजिकल क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटीज़ which are measured, those quantities which are measured are called physical quantities। अब आती है बात कि डायमेंशन क्या होता है, इसमें डायमेंशन क्या होता है, दे आर द पावर्स, क्या होते हैं, पावर्स होते हैं रेज टू फंडामेंटल क्वांटिटीज, दे आर द पावर्स रेज टू फंडामेंटल क्वांटिटीज टू रिप्रेजेंट अ डिराइव क्वांटिटीज ना। अब ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी होती है, ठीक है। लेंथ हो गया, आपका मास हो गया, एनर्जी हो गया, तो कुछ ये 7 ना, 7 पूरे टोटल क्या होती हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं, जो इसी चैप्टर में, चैप्टर नंबर 2 में हम पढ़ेंगे, ठीक है, एकदम डिटेल्ड वे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब आती है बारी हमारी नेक्स्ट टॉपिक की, डायमेंशनल फार्मूला एंड डायमेंशनल इक्वेशन। अब देखो कुछ डायमेंशनल फार्मूलेस भी हैं, ठीक है। तो मैं आपको डायमेंशन बता देता हूँ कौन कौन से इसमें फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है। जैसे इसमें आता है मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, करंट, लुमिनस इंटेंसिटी। कुछ ये 7 क्या थे, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ थी। तो इसका क्या था, डायमेंशनल फार्मूला है, ठीक है। अब इस डायमेंशनल फार्मूला को हम एकदम डिटेल वे में अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी मैं बस ओवरव्यू कर रहा हूँ हमको पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। अब आती है बात डायमेंशनल एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशन। तो डायमेंशनल का एनालिसिस करेंगे और उसके एप्लीकेशन, उसके यूजेस के बारे में हम पढ़ेंगे। अब आती है बात चैप्टर नंबर 3 की, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ओके। व्हाट इज़ मोशन, मोशन की डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद रेस्ट की डेफिनेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, मोशन की डेफिनेशन पढ़ेंगे, रेस्ट की डेफिनेशन पढ़ेंगे, पॉइंट मास ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे, 1 डायमेंशनल मोशन पढ़ेंगे, 2 डायमेंशनल मोशन पढ़ेंगे, ठीक है, 3 डायमेंशनल मोशन पढ़ेंगे, डिस्टेंस पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे, यही सब चीज़ें हम पढ़ेंगे, ठीक है। पोजीशन, पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड पढ़ेंगे। तो देखो यही सब है जो हम लोग 9th में पढ़ेंगे, तो ना थोड़ा एडवांस लेवल में हम क्या पढ़ेंगे, इसको हम 11th में पढ़ेंगे। इस लगभग पूरा सेम ही है, लेकिन थोड़ा ये एडवांस लेवल पे है ना, तो हम लोग को थोड़ा एफर्ट लगाना ही पड़ेगा पढ़ने में, ठीक है। तो अब स्पीड और वेलोसिटी में बहुत लोग पूछते हैं डिफरेंस क्या होता है। मैं जो कॉमन मिस्टेक्स है ना, जो कॉमन आपके डाउट्स हैं वो मैं क्लियर करते जा रहा हूँ। तो जो स्पीड होती है ना आपकी, वो स्केलर क्वांटिटी होती है। अब स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी ऐसी होती है जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड मतलब साइज, कितना वो डिस्टेंस ट्रेवल किया, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, दैट इज मैग्नीट्यूड, ओके। लेकिन वेलोसिटी हैज़ अ स्केलर, सॉरी वेक्टर क्वांटिटी ना, जिसके पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन भी होता है। मतलब इतने की स्पीड से वो इस डायरेक्शन, मतलब 4 किलोमीटर पर आवर इन नॉर्थ डायरेक्शन में से कोई कार जा रही है, तो 4 किलोमीटर पर आवर कहाँ पे जा रही है, नॉर्थ डायरेक्शन जा रही है। तो क्या है, ये वेलोसिटी हो गई, लेकिन अब 4 किलोमीटर पर आवर जा रही है, डायरेक्शन नहीं बताया गया है, तो क्या हो गई, वो स्पीड हो गई, ठीक है। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और स्पीड, ये देखो आपको नया मिल रहा है, ठीक है। ये आपको 11th में नया मिल रहा है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं आपको पढ़ाऊँगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वरना आप वीडियोस को नहीं देख पाओगे, ठीक है। अगर मैं नई वीडियो अपलोड किया तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी, जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तब तक नहीं हो सकता ना ऐसा, ठीक है। तो कीप सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू न्यू ऑन माई चैनल, ओके। सो व्हाट इज़ द एक्सीलरेशन ना। अब ये भी तो आपने पढ़ाई होगा, तब पर मैं रिकॉल कर रहा हूँ, ठीक है। द चेंज इन द वेलोसिटी, द चेंज इन द वेलोसिटी इन रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो चेंज इन द वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन, ओके। ये क्या होती है, एक्सीलरेशन होती है, ठीक है। अब आती है बात नेक्स्ट टॉपिक की, काइनेमेटिक इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। मतलब एक यूनिफॉर्मली की कांस्टेंट स्पीड, मतलब कांस्टेंट वे में क्या हो रही है, स्पीड इंक्रीज़ करे, 0.5 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज़ करे, 25.5 किलोमीटर पहले चली, फिर उसके बाद 30 किलोमीटर, मतलब 0.5 किलोमीटर क्या कर रही है, इंक्रीज़ कर रही है पर मिनट बोल सकते हो, ठीक है, सेकेंड बोल सकते हो,
से एक कांस्टेंट वे में क्या हो रही है, जो मोशन हो रहा है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, अब आती है बात रिलेटिव वेलोसिटी की। ठीक है, अब रिलेटिव वेलोसिटी को के बारे में भी हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। ये सब जो चीज़ें हैं ना वो हमको नहीं, देखो 9th में मैं रिकॉल कर रहा हूँ आपको कौन कौन सी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, आपको मिला था डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी का हाँ ही बीच हम बोलावे लगा था, एक्सेलरेशन पढ़ा था। ठीक है, अब बात आती है कि नेक्स्ट चैप्टर की बात आती है मोशंस इन अ प्लेन। अब इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब इस चैप्टर में हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। किस किस चीज़ का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, मोशन इन अ प्लेन का। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आ जाती है आपकी, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी आती है। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में मैंने जस्ट अभी थोड़े समय पहले ही बताया। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी are those quantities which have only magnitude, no, and in the vector quantity the both magnitude and direction both are present. Okay, तो ये है स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। अब उसके बाद आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स बाय रियल नंबर्स। तो हम लोग बहुत सारी नई नई चीज़ें एकदम एडवांस लेवल में हम लोग 11th में पढ़ेंगे, तभी तो 11th थोड़ी टफ है ना, पर लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स इससे पीछे भागते हैं, लेकिन भागना मत, डटे रहना। ठीक है, ओके, अब आती है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस ऑफ वेक्टर्स, इसको भी हमको पढ़ना है। फिर इसके बाद रिजोल्यूशंस ऑफ वेक्टर्स पढ़ना है। तो ये सब आपको बस अभी नहीं लग रही होगी, लेकिन जब मैं आपको पढ़ाऊँगा तो एकदम ईजी में पढ़ाऊँगा, आपको हर एक लोगों को, हर एक स्टूडेंट को समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आती है बात वेक्टर एडिशंस के बारे में। एनालिटिकल मेथड से हम वेक्टर एडिशंस करेंगे। मोशन इन अ प्लेन पढ़ेंगे एकदम डिटेल वे में। मोशन इन अ प्लेन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। मैं आपको अभी इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमारी वीडियो जो है वो बहुत ही लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो मैं आपको टाइम बचाना चाहता हूँ, ना कि आपका टाइम लेना चाहता हूँ। ठीक है, सो नेक्स्ट इज रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन। अभी देखिए हम लोग ने यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन थोड़ा और डिटेल पे में इसको पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद प्रोजेक्टाइल मोशन, इसके बारे में ये भी नई चीज़ें हैं जो हम लोग पढ़ेंगे। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसको तो हमने 9th में पढ़ा ही था, जो कांस्टेंट स्पीड में एक सर्कुलर मोशन करती है तो वही होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर आपका आ जाता है कौन सा, लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन हम लोग क्लास 9th में कितने पढ़े थे, 3 पढ़े थे। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब उसके बता दूं, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, आपको रिकॉल कराता हूँ। ठीक है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में मतलब क्या था, एवरी ऑब्जेक्ट्स रिमेन इन इट्स रेस्ट और मोशन अनटिल और अनलेस एनी फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। ओके, ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था। ठीक है, अब इसका इक्वेशन क्या था मैं बता रहा हूँ, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी था। ठीक है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी था। फिर सेकेंड लॉ क्या था, अब था द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ऐसे कुछ था, एफ पी इज इक्वल टू एम वी। ठीक है, तो ऐसे था। ठीक है, और थर्ड लॉ था आपका, अब इसका जो देखिए इसको न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, अब इसका इक्वेशन क्या था मैं आपको, यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है ना, इसका क्या था, यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसका इक्वेशन था। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब इसका इक्वेशन क्या था, आपको याद होना चाहिए, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर ना, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as था। ठीक है, अब बात आती है कि अब मैंने पहले इसको पढ़ाया ही नहीं बेटा, मैं आपको बस रिकॉल करा रहा था, मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या अभी पढ़ना है। ठीक है, तो आपको पढ़ना है कौन सा चीज़, इंट्रोडक्शन पढ़ना है लॉस ऑफ मोशन के, कैसे लॉस ऑफ मोशंस बने हैं, कब किसने दिया। ठीक है, ये सब पढ़ेंगे। एरिस्टोटल फैलेसी पढ़ेंगे। एरिस्टोटल कहाँ इसमें आएंगे, बहुत सारे बच्चों से, वो तो फादर ऑफ बायोलॉजी थे ना, तो ऐसा कुछ नहीं है, उनका इसमें भी कुछ अकॉर्डिंग था। ठीक है, अब बात आती है लॉ ऑफ इनर्शिया। हाँ, इनर्शिया क्या होता है, ये भी हम लोग ने क्लास 9th में ही पढ़ा था। तो कोई भी ऑब्जेक्ट होता है ना,
वो अपने जो पोजीशन होता है ना उसको अपोज करता है। जैसे कोई फोर्स लगाता है तो वो अपना खुद का एक फोर्स लगाता है, उसको अपोज करने के लिए वो अपने ही पोजीशन में रहना चाहता है। जैसे आप दीवार को फोर्स लगा तो दीवार भी आपको फोर्स लगाता है, तभी तो वो आपके मतलब धक्का देने से वो बाहर नहीं आती, मतलब एक जगह से दूसरी जगह नहीं आती, वो भी आपके ऊपर फोर्स लगा रहा है। अब जैसा कि हमने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ ही लिया, ठीक है। अब आती है कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम भी पढ़ा था हमने, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी थोड़ा बहुत पढ़ा था, लेकिन अब इसको यहाँ पे थोड़ा डिटेल वे में पढ़ेंगे, ठीक है। इक्विलिब्रियम ऑफ अ पार्टिकल। अब कुछ लोग बोलेंगे सर ये तो केमिस्ट्री वाला इक्विलिब्रियम है। नहीं बेटा, यहाँ पे कुछ अलग है, ठीक है, हम लोग इसको भी पढ़ेंगे, ठीक है। अब आती है कि कॉमन फोर्सेस इन मैकेनिक्स, जो कॉमन फोर्सेस होते हैं मैकेनिक्स में वो पढ़ेंगे। फिर उसके बाद सर्कुलर मोशन। फिर देखिए यहाँ पे था आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे, ठीक है। अब बात आती है कि नेक्स्ट टॉपिक है कौन सा, सॉल्व प्रॉब्लम्स इन मैकेनिक्स। जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसको हम सॉल्व करेंगे कहाँ पे, जो मैकेनिक्स है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर आपका 6th आ जाता है कौन सा, वर्क एनर्जी एंड पावर, ओके। हाँ, तो इसमें आता है इंट्रोडक्शन। अब इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, व्हाट इज़ वर्क, व्हाट इज़ एनर्जी, व्हाट इज़ पावर। तो हम जो वर्क करते हैं वही तो वर्क होता है, ऐसे बोलोगे तो समझ में नहीं आएगा, इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब से बोलते हो एनर्जी, जो हम लोग खाना खाते हैं उससे एनर्जी आती है, वही एनर्जी हो गई। पावर, जो हमारी मसल्स में होती है वही पावर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जो हम बोलते हैं वो तो नॉर्मल लगे, वो कुछ नहीं है। जो फिज़िक्स में वर्क एनर्जी एंड पावर है, जो हम लोग क्लास 9th में भी पढ़े थे, शायद हम लोग क्लास 10th में भी पढ़े थे, उसको हम पढ़ेंगे क्लास 11th में भी, थोड़ा डिटेल वे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसका इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद नोशंस ऑफ वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ेंगे, और फिर एक्जैक्टली हम पढ़ेंगे वर्क के बारे में एकदम डिटेल में, ओके। इसके एकदम अंदर तक हम लोग घुस जाएंगे। काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, व्हाट इज़ दैट काइनेटिक एनर्जी, व्हाट इज़ दैट पोटेंशियल एनर्जी। ये सब आपने तो नाम सुना ही होगा, भले से नहीं पढ़ा हो लेकिन पढ़ा था आपने, क्लास 9th में पढ़ा था, ठीक है। फिर उसके बाद आती है वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स, ओके। फिर नेक्स्ट आती है आपकी वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर अ बहुत सारे थ्योरम, आपको डेरिवेशन करते करते थक गए। मैं पहले आपको डरा नहीं रहा हूँ ना, नहीं, मज़ा आएगा आप लोगों को, ठीक है। आ रहा हूँ कि आप लोगों को ऐसा ऐसा पढ़ना है, ठीक है। फिर उसके बाद आती है वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर वेरिएबल। फिर उसके बाद आता है कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। फिर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, यहाँ पे हम लोग पढ़े थे किसका, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ते। फिर उसके बाद मतलब क्या होता है, हमको ये स्टेप बाय स्टेप लेके जा रहा है। फिर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पहले पढ़ा, फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पढ़ेंगे। फिर यहाँ पे देखो हम लोग स्टार्टिंग में पढ़े थे वेलोसिटी पढ़े थे, एवरेज वेलोसिटी पढ़े थे, फिर यहाँ पे फिर रिलेटिव वेलोसिटी पढ़े थे, ठीक है। तो क्या हम लोग को मतलब हम लोग सही से छत पे चढ़ रहे हैं, ठीक है। तो पहले स्टेप बाय स्टेप हम लोग को पहली सीढ़ी चढ़ेंगे तभी तो ऊपर वाली सीढ़ी चढ़ेंगे ना, ये नहीं कि डायरेक्ट कूद के चले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, ओके। अब आती है बात कौन सी, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग ना, जो पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग में होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। स्प्रिंग तो आप लोग ने जाना ही होगा क्या होता है स्प्रिंग, ठीक है। फिर उसके बाद आती है बात कौन सी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग, वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। अब जो एनर्जी के वेरियस फॉर्म्स होते हैं उनको हम पढ़ेंगे। अब कितने फॉर्म में एनर्जी होती है वो तो आपको ही पता होगा, लेकिन जितना पता होगा वो तो ठीक है, लेकिन हम बहुत सारे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी क्लास 11th में पढ़ेंगे। अभी जो क्लास 12th का बच्चा वीडियो देखो तो बोल ये होता है, जो जो पढ़ा होगा वो तो बोलेगा ही, लेकिन जो हम अभी जो क्लास 11th में हैं, जो क्लास 11th में आए हैं, जो क्लास 10th के बच्चे वीडियो देख रहे होंगे तो लोग को तो पता होगा, कुछ ही पता होगा ना, लेकिन क्लास 11th में हम लोग और पढ़ेंगे, ठीक है। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी पढ़ेंगे, ठीक है। अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सर हम लोग पढ़ाता है, नहीं, अब उसको भी थोड़ा एकदम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अब आती है बात पावर, पावर भी पढ़ेंगे ना, कोलिजन्स पढ़ेंगे ना, टकराना कैसे आप लोग टकराते हैं, हम लोग नहीं, जो इसमें फिज़िक्स में कोलिजन है वो पढ़ेंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद आती है नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 7 इज़ व्हाट सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। जो सिस्टम होता है पार्टिकल्स का और रोटेशनल मोशन वो कैसे पढ़ेंगे। अब देखिए बात आती है, इसका इंट्रोडक्शन रहेगा,
फिर सेंटर ऑफ मासेस, सेंटर ऑफ मास, जो मास का सेंटर होता है उसको हम पढ़ेंगे। मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। फिर उसके बाद लीनियर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल, जो लीनियर मोमेंटम होता है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का, उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। किसका? वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ, मतलब वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ेंगे, दो वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ेंगे, ठीक है। फिर एंगुलर वेलोसिटी पढ़ेंगे, ठीक है, एंड इट्स रिलेशन विथ लीनियर वेलोसिटी, ओके। तो देखो पहले बात आती है ना कि हम लोग पहले वेलोसिटी पढ़े, फिर एवरेज वेलोसिटी पढ़े, फिर रिलेटिव वेलोसिटी पढ़े, अब हम लोग पढ़ेंगे एंगुलर वेलोसिटी, ओके। ये सब डिफरेंट है, लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप लेके जा रहा है। आप कुछ डायरेक्ट आपको नया देगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है। अब उसके रिलेशन पढ़ेंगे हम लोग लीनियर वेलोसिटी के साथ, ठीक है। फिर उसके बाद आती है टॉर्क्यू पढ़ेंगे। टॉर्क्यू क्या होता है? टॉर्क्यू एक स्पेशल टाइप ऑफ फोर्स होता है, ओके। तो टॉर्क्यू इज व्हाट? स्पेशल टाइप ऑफ फोर्स। अब बात आती है इक्विलिब्रियम ऑफ अ रिजिड बॉडी। अब क्या करूँ? फिर ये भी इक्विलिब्रियम बोलेंगे सर, फिर कहाँ से केमिस्ट्री आ गए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फिजिक्स में भी इक्विलिब्रियम होता है, किसका? रिजिड बॉडी का, ओके। अब बात आती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो पहले हमने अपने इनर्शिया पढ़ा, पहले ही सॉरी नहीं, लॉस ऑफ मोशन वाले में हम लोग इनर्शिया पढ़ा, ठीक है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ेंगे थोड़ा उसको डिटेल्ड वे में, ठीक है। अब बात आती है थ्योरम्स ऑफ परपेंडिकुलर एंड पैरेलल एक्सिस के बारे में भी पढ़ेंगे, ओके। फिर उसके बाद आता है काइनामेटिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन पढ़ेंगे अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस। मतलब जो काइनामेटिक्स रोटेशनल मोशन होता है किसके बारे में? एक फिक्स्ड एक्सिस के बारे में। फिर डायनामिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस। फिर उसके बाद पढ़ेंगे एंगुलर मोमेंटम इन केस ऑफ रोटेशन अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस। अब क्या हुआ? थोड़ा रिकॉल करो, इतना तो दिमाग लगा ही सकते हो ना। देखो हम लोग क्या लॉस ऑफ मोशन में क्या पढ़ा? मोमेंटम पढ़ा। फिर उसके बाद क्या पढ़ा? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा। अब यहाँ पे बात आती एंगुलर मोमेंटम भी हम लोग पढ़ेंगे, ओके। सो एकदम स्टेप बाय स्टेप हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी क्या पढ़ नहीं रहे, अभी सिलेबस का ओवरव्यू कर रहे हैं, ठीक है। अब बात आती है रोलिंग मोशन। हाँ, मैंने सर्कुलर मोशन पढ़ा, स्ट्रेट मोशन पढ़ा, स्ट्रेट इन अ प्लेन पढ़ा। अब ये सर्कुलर रोलिंग मोशन कहाँ से आएगा? रोलिंग मोशन जैसे बोल सकते हो रोल कर रहा है ना, वही जैसे पेंसिल हमारी रोल करती है, तो वो रोलिंग मोशन भी बोल सकते हैं उसको। इट इज़ नॉट सर्कुलर मोशन। तो रोलिंग मोशन को भी हम पढ़ेंगे। फिजिक्स इज़ अ फन यार ना, फिजिक्स इज़ अ फन। पहले मैंने आपको डेफिनेशन बता दिया था उसका फिजिक्स का, ठीक है। अब बात आती है ग्रेविटेशन। ये लास्ट चैप्टर हमारा है ग्रेविटेशन। आप लोगों को पता है कि नहीं एक सीक्रेट, जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है इज़ द वीकेस्ट फोर्स इन द वर्ल्ड, ओके। बहुत ही वीक फोर्स होता है, ओके। अब बात आती है इंट्रोडक्शन। अब इसके बारे में हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। व्हाट इज़ दैट ग्रेविटेशन? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट तो नहीं पढ़ेंगे सर, वो भी पढ़ेंगे। यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पढ़ेंगे। 6.022 इंटू 10⁻⁻11 ना, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। जो हम लोग जी कैपिटल जी वाली वैल्यू लगाते थे, ठीक है, वो वाला फार्मूला भी पढ़ेंगे। G=m1m2/r², ठीक है, वो वाला भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो बात आती है कि अब वही चीज़ पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो आती है इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। केप्लर्स लॉ हम लोग में नया आया, ठीक है, ये केप्लर्स लॉ भी 11th में नया आया। फिर उसके बाद यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ेंगे, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पढ़ेंगे, एक्सीलरेशन पढ़ेंगे। हाँ, फिर से रिकॉल करो, अब हम लोग पहले चैप्टर में क्या पढ़े थे? एक्सीलरेशन। पहले चैप्टर में नहीं है, अपकमिंग चैप्टर्स में हम लोग पढ़े थे, ठीक है। एक्सीलरेशन पढ़े थे, तो क्या अब यहाँ पढ़ेंगे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ। जो एक्सीलरेशन होता है ना, चेंज इन वेलोसिटी, जब कोई भी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर फेंकते हैं, जैसे बॉल फेंक रहे हैं, तो उसमें जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है, जो उसकी वेलोसिटी जो होती है वो क्या इंक्रीज़ करती है टाइम के अकॉर्डिंग पे, ठीक है। वो ग्रेविटी ऑफ अर्थ के कंपैरिजन में वो कैसा होता है, किस वे में चेंज होता है ना, उसको हम कंसीडर करेंगे, उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद आती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिलो एंड एबव द सरफेस ऑफ अर्थ। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसके? बिलो एंड एबव द अर्थ, उसके बारे में पढ़ें। मतलब ज़मीन के नीचे पढ़ेंगे और ज़मीन के ऊपर कैसा लगता है, एक्सेलरेशन कैसा होता है, मतलब चेंज इन वेलोसिटी कितनी होती है, जैसे 0.5 किलोमीटर पर सेकेंड होती है कि 0.5 मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है, वो पढ़ेंगे। फिर उसके बाद ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे, ठीक है। फिर स्केप स्पीड पढ़ेंगे। स्पीड को कैसे बचाना, नहीं ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे जो फिज़िक्स में है वो हम पढ़ेंगे।
अर्थ सैटेलाइट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट, अब जो एनर्जी होती है, जो ऑर्बिट होते हैं सैटेलाइट जो ऑर्बिट करते रहते हैं, उनकी एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। फिर जियो स्टेशनरी एंड पोलर सैटेलाइट्स के बारे में भी। फिर उसके बाद वेटलेसनेस, अब जिसके पास वेट नहीं होता उसके बारे में पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कुछ सर, वही सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। सो इसी के साथ हमारा ये सिलेबस ओवरव्यू ऑफ क्लास 11 फिजिक्स पार्ट 1 is completed. So thanks for watching the video. Please like